क्या होता है, हम शारीरिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके शारीरिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके किसी भी शारीरिक का मान बहुत कम समय में बता सकते हैं कि उसका मान कितना आएगा। तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार आप लोगों ने आव्यूह के बारे में पढ़ा था, तो आव्यूह में आपने ये पढ़ा था कि यदि किसी रो या कॉलम को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, ये वाला अर्थात मैं किसी भी आव्यूह का रूपांतरण रो लेता था तो शुरू से लेकर के आखिरी तक रो का ही रूपांतरण करता था। यदि कॉलम लेता था तो वो भी शुरू से लेकर आखिरी तक के कॉलम का ही रूपांतरण किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि आव्यूह में केवल एक ही स्टेप का पालन किया जाता था, लेकिन ये जो शारीरिक है आपका, इस शारीरिक में हम यदि रो को कॉलम में बदले और कॉलम को रो में, तो उस शारीरिक का मान अपरिवर्तित रहता है। उस शारीरिक का मान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कोई शारीरिक का मान लिखा 2 × 2 कोट का, मैंने लिख दिया यहाँ पर 3, 4 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 7। ये मैंने कोई शारीरिक 2 × 2 कोट का लिखा, और यदि मैं इस शारीरिक का मान निकालूं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस शारीरिक का जो मान होगा, तो 2 × 2 कोट के शारीरिक का मान निकालने का मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इनके मुख्य विकर्णों का आपस में क्या करते हैं? गुणा, और बीच में चिन्ह क्या लगाते हैं? माइनस। तो 7 × 21 और 4 × 5 = 20 और बीच में मैंने चिन्ह लगा दिया माइनस। तो इस शारीरिक का मान कितना आ गया है आपका? 1 आ गया। इतनी बात समझ में आई? यदि मैं इसी शारीरिक का पहला गुणधर्म आपका क्या कहता है? शारीरिक का पहला गुणधर्म ये कहता है कि यदि मैं इस शारीरिक के रो को कॉलम में बदल दे या कॉलम को रो में बदल दे, तो उस शारीरिक का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बदल दीजिए, अब इसी शारीरिक के इस रो को अब मैं किस में बदल रहा हूँ? कॉलम में बदल रहा हूँ। तो R1 को मैंने C1 में बदला, अब R2 को मैं किस में बदलूंगा? C2 में बदलूंगा। तो देखिए फिर वही अवयव आए कि नहीं? पहला गुणधर्म आपका क्या कहता है कि यदि किसी शारीरिक के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो उस शारीरिक का मान अपरिवर्तित रहता है। अब आवश्यकता के अनुसार हम इस शारीरिक के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आप इसका मान निकालते तो इसका भी आपका कितना आता है? 21 - 20 = 1। क्या इन दोनों के मान में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। दूसरा गुणधर्म आपका ये कहता है शारीरिक का, यदि किसी शारीरिक के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो शारीरिक का चिन्ह ऋणात्मक हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मैंने एक साधारण शारीरिक का मान निकाला, उसका धनात्मक आया, और जब मैंने उसको 2 रो या 2 कॉलम को आपस में परिवर्तित कर दिया तो उस शारीरिक का मान किस में आ जाएगा? ऋणात्मक में आ जाएगा। ऐसा गुणधर्म कब किया जाएगा? दूसरा गुणधर्म ये कहता है, यदि किसी शारीरिक के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बदल दे, जैसे मैं R1 के जगह पे अब क्या लिखूंगा? R2 लिखूंगा 5, 7, और R2 के जगह पे क्या लिखूंगा? R1 लिखूंगा। ऐसे आपने लिख दिया। तो मैंने कहा इस शारीरिक का जब मैं मान निकालूंगा तो इस शारीरिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा पहले वाले से। अब इनके मुख्य विकर्णों का आपस में हम क्या करेंगे? गुणा। तो 4 × 5 = 20 और इनके भी मुख्य विकर्णों का गुणा 3 × 7 = 21। बीच में चिन्ह क्या लगता है? माइनस। तो जब मैंने इसका मान निकाला तो प्लस माइनस वाली संख्याएं घटती हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है? बड़े का। तो देखो पहले मान आ रहा था धनात्मक, लेकिन अब मान आ गया क्या? ऐसा नियम हम कब करेंगे? जब किसी शारीरिक के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, आपस में बदलते हैं, तो उस शारीरिक का मान का चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। मैंने प्रूव करके दिखाया।
इसका देखिए जो तीसरा गुणधर्म है वह तीसरा गुणधर्म क्या कहता है कि यदि एक सारणी की दो पंक्तियां समान हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो कॉलम आपस में समान है, सबसे मेन आपका एक कॉन्सेप्ट है, इस पे स्टार आप लगा लीजिए, ये बहुत ही सहायक आपका करेगा। यदि किसी सारणी के दो रो या दो कॉलम आपस में क्या रहे, समान रहे, तो उस सारणी का मान जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान दीजिए, तीसरा ये आपका गुणधर्म है। एक चौथा गुणधर्म है तीसरा गुणधर्म। तो मैंने कोई दो सारणी 2 गुणे 2 कोट का लिया, जैसे 5 7, मैं दूसरे वाले को भी ले लूं 5 7, तो देखिए इस सारणी के दो रो आपस में क्या है, समान है। तो यदि किसी सारणी के दो रो या दो कॉलम आपस में समान रहेंगे तो उस सारणी का मान कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे मुख्य विकर्णों का आपस में गुणा, 5 7 35 में से 35 जाएगा। आया आपके मन में डाउट होगा कि सर आप 2 गुणे 2 कोट का बता रहे हैं तो ये तो 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसे 3 गुणे 3 कोट का भी क्या 0 हो सकता है। वह चाहे जिस कोट का रहेगा, यदि किसी सारणी के दो रो या दो कॉलम आपस में समान हो गए तो उस पूरे सारणी का मान क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अर्थात तीसरा गुणधर्म, जैसे मैंने 3 गुणे 3 कोट का सारणी लिखा, जैसे मैंने यहां पर ले लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3, मैंने यहां पर देखो फिर ले लिया A1 A2 A3। मैंने क्या किया, कोई मैंने ए सारणी लिया, अब इस सारणी का मान मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि सारणी का मान कितना होगा। तो इसका गुणधर्म क्या कहता है, मैंने अभी अभी बताया कि यदि किसी सारणी के दो रो या दो कॉलम आपस में समान रहेंगे तो उस सारणी का जो मान होगा वह कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब मिला लो, जो इतना R1 है उतना ही क्या है, R2 है। तो R1 बराबर क्या हो गया, R2। तो R1 R2 आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि सारणी का मान क्या होगा, 0। प्रूव करो आप कैसे ये 0 आएगा। 3 गुणे 3 कोट के सारणी का मान निकालने का तरीका बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, आप नहीं आई थी। 3 गुणे 3 कोट के सारणी का मान निकालने का तरीका मैंने बताया कि चिन्ह पहले क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस चलता है। यदि मैं देखो, यदि मैं इसका पहला अवयव ले रहा हूं तो ये जो पहला अवयव A1 है, ये जिस रो जिस कॉलम में आएगा वह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये किस रो किस कॉलम में आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका क्या हो जाएगा, बंद। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद, तो बचा आपका क्या, A3 का गुणा हम किस में करेंगे, A3 इंटू B2 माइनस A2 इंटू क्या हो जाएगा, B1। आगे चिन्ह क्या चलते हैं, देखो मैंने क्या कहा, ये जिस आए अवयव जिस रो जिस कॉलम में आएगा वह क्या होगा, बंद होगा। इसमें यहां का अवयव यदि मैं B1 लिखूंगा तभी भी उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, मैंने अवयव को लिखा है। आप लोग ऐसे सोचे होंगे कि मतलब एक क्रमबद्ध के अनुसार चल रहा है, जैसे 1 आया 1 के बाद 2 आया 2 के बाद 3, ऐसा नहीं, यहाँ पर मैंने B1 कर दिया। तो क्या इसका कोई अवयव समान होगा, तो यदि आप B3 लेना चाहते हैं तो B3 ले लीजिए। तो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद, तो A3 इंटू B2 और A2 इंटू क्या हो जाएगा, या B1 के जगह पे B3। मैंने अवयव बदला तो यहाँ का भी अवयव बदल गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहे। दूसरे का चिन्ह क्या चलता है, माइनस, और दूसरा वाला अवयव क्या है, A2। अब A2 जिस रो जिस कॉलम में आएगा वह क्या हो जाएगा, बंद। तो ये सेकंड रो, देखो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को बंद करेगा।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद हो गया, तो A3 का गुणा किस में करेंगे हम, B1 में करेंगे। तो क्या हो गया, A3 इंटू B1 माइनस A1 का गुणा किस में करेंगे, B3 में मैंने कर दिया। अब देखो तीसरा वाले अवयव का चिन्ह क्या है, प्लस, तीसरा वाला अवयव क्या है, A3। अब ये जिस रो जिस कॉलम में आएगा वह रो और वह कॉलम आपका क्या हो जाएगा, बंद। जैसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद। अब A2 का गुणा हम किस में करेंगे, B1 में करेंगे, माइनस A1 का गुणा किस में करेंगे, B2 में करेंगे। अब मान निकाल करके चेक करिए क्या ये 0 के बराबर होता है। तो इसका गुणा करेंगे तो मान कितने के बराबर आ गया, A1 A3 B2 माइनस A1 A2 B3 माइनस A2 A3 B1। ये देखो माइनस है तो आने वाले चिन्ह को क्या करेगा, विपरीत। तो माइनस गुणे माइनस क्या हो गया, प्लस। तो A1 A2 B3 प्लस इसका गुणा कर दीजिए A2 A3 B1 माइनस A1 A3 B2। अब देखो क्या कोई राशियां आपस में समान मिल रही हैं, A1 A3 B2 A1 A3 B2 अवयव समान, चिन्ह क्या मिल गया, विपरीत, तो कैंसिल हो गया। फिर दूसरा मिलाओ, माइनस A1 A2 B3 प्लस A1 A2 B3, देखो माइनस प्लस से भी कैंसिल, ए भी माइनस प्लस से कैंसिल। तो इस सारणी का पूरा मान क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। कहने का मतलब ये है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका कॉन्सेप्ट है जो आपके एनडीए नेवी एयरफोर्स में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है शारीरिक से, वो भी 4 से 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि कहीं किसी सारणी का मान हम 2 रो या 2 कॉलम को आपस में समान बना दिए तो मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट उस सारणी का मान कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये तीसरा गुणधर्म है। चौथा गुणधर्म आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिए। चौथा गुणधर्म आपका ये कहता है कि यदि कहीं किसी सारणिक में एक से अधिक अवयव योगफल के रूप में लिखे गए हैं, अर्थात A1 प्लस लेमडा 1 प्लस A1 प्लस लेमडा 1, दूसरे कॉलम में A2 प्लस लेमडा 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया A3 प्लस लेमडा 3। मैंने दूसरे वाले अवयव को लिखा यहाँ पर B1 B2 B3, मैंने तीसरे वाले अवयव को लिखा C1 C2 C3। सारणिक का जो चौथा गुणधर्म है वह गुणधर्म ये कहता है कि यदि कहीं किसी सारणिक में कुछ अवयवों में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी सारणिक के कुछ अवयवों में एक से अधिक अवयवों के योगफल या अंतर के रूप में लिखा गया है तो उनको हम 2 सारणिकों में लिख सकते हैं। उनको कितनी सारणिकों में लिखा जा सकता है, 2 सारणिकों में। अब सवाल यह उठता है कि इस अवयव को मैं दूसरे सारणिक में कैसे लिखूंगा। या आप जब पहले वाले सारणिक को लिखिएगा तो पहला अवयव के साथ सबको लिख दीजिएगा, लेकिन जब दूसरे के लिखने की बारी आएगी तो हम किस वाले अवयव को लिखेंगे, योगफल वाले या अंतर वाले को। जैसे इनको 2 सारणिक में तोड़ने का तरीका ये हो गया कि पहले वाले अवयव में पहला अवयव A1 B1 C1 हो गया, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा A2 B2 C2 हो गया यहाँ पर, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा A3 B3 और यहाँ पर क्या हो गया C3। अब देखो 2 सारणिकों के योगफल में मैं लिख सकता हूँ, तो दूसरा अवयव लिख रहा हूँ ना, तो A प्लस वाले अवयव के बाद मतलब जो अवयव आएगा अगले सारणिक में लिखा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। योगफल के पहले वाले अवयव को पहले सारणिक में हम लिखेंगे और जैसे ही मैं दूसरे सारणिक में अवयव को लिखूंगा प्लस करके, तो प्लस के बाद वाला जो अवयव आएगा
योगफल या अंतर के बाद वाला जो अवयव आएगा मैं उसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, लेमडा 1 ए B1 C1, लेमडा 2 B2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2, यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा 3 B3 C3। ये क्या हो गया है आपका, दो सारणिकों के योगफल के रूप में हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि आप आव्यूह से तुलना करेंगे तो आव्यूह से ये थोड़ा हटके है। आव्यूह का योगफल कैसे किया जाता है, आव्यूह का योगफल आप लोगों ने पढ़ा है कि आव्यूह के पहले वाले अवयव में पहले वाले ही अवयव को जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है। तो यदि मैं इसको जोड़ूं A1 में लेमडा 1 तो A1 लेमडा 1 देगा, लेकिन B1 में B1 को जोड़ दूं तो क्या देगा आपका 2B1 हो जाएगा। तो ये आव्यूह का गुणधर्म नहीं है, किसका गुणधर्म है, सारणिक का। सारणिक के गुणधर्म में एक खास बात याद रखना है कि जब कुछ पदों में या किसी रो या किसी कॉलम में एक से अधिक अवयवों के योगफल या अंतर के रूप में लिखा गया है तो उनको हम दो या दो से अधिक सारणिकों में तोड़ सकते हैं। तोड़ने का तरीका ये कहता है कि जिस अवयव में, जिस रो या जिस कॉलम में एक से अधिक अवयवों के योगफल या अंतर में देगा, यदि मैं पहले वाले अवयव को लिखूंगा तो पहले सारणिक में पहले वाले अवयव को लिख लो और बाकी सेम वाले अवयवों को क्या कर लो, उतार लो। जैसे मैंने R1 में देखा किसी में केवल योगफल करके दिया है, तो योगफल के यदि दिया है तो मैं पहले वाले अवयव में A1 को लिखूंगा। जब दूसरे सारणिक में प्लस करके मैं लिखूंगा तो वहां पर मैं दूसरे वाले अवयव को लिखता। यदि 3 अवयवों के योगफल में दिया रहता तो तीसरे सारणिक में हमारा क्या चलता, तीसरा वाला अवयव चलता, लेकिन बाकी के शेष अवयव क्या हो जाते, वैसे सेम उतर जाते। ये सारणिक का गुणधर्म कहता है। इतनी बात समझ में आई। सारणिक का चौथा गुणधर्म आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ये चौथा गुणधर्म है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित आपका सवाल दे सकता है, तो इस पे भी आप स्टार लगा लो। तीसरा गुणधर्म, चौथा गुणधर्म जो आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल जो है फिक्स है, वह इस पे आधारित देगा, 100 में 100% है। पांचवा गुणधर्म और छठवां गुणधर्म ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा और छठवां गुणधर्म ये कहता है कि किसी भी सारणिक के, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सारणिक के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि सारणिक का जो पांचवा गुणधर्म कहता है उसको इस प्रकार समझ लीजिए, यदि किसी सारणिक में कोई उभयनिष्ठ एक जैसा अवयव दिखाई देगा, उन्हें हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x स्क्वायर, मैंने यहाँ पर लिखा y स्क्वायर मैंने लिखा। इस सारणिक को देखो, R1 में कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है, R1 अवयव में दोनों में एक जैसा क्या दिखाई दिया, x, और R2 में भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो मैं R1 और R2 में से क्या उभयनिष्ठ लूंगा, x और y लूंगा। तो ये क्या बनेगा आपका 1x, ये क्या बनेगा 1y बन गया आपका। कहने का मतलब ये है कि सारणिक का जो पांचवा गुणधर्म है वह ये कहता है कि यदि किसी रो या कॉलम में कोई उभयनिष्ठ अवयव मिल जाता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब ही कॉमन होता है। इतनी बात समझ में आई। छठवां गुणधर्म देखो, छठवां गुणधर्म ये कहता है कि मैं किसी भी रो या कॉलम में गुणा करके अवयवों को जोड़ भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। ये इसका गुणधर्म है। इतनी बात समझ में आई प्रत्येक को। फिर से देख लो, सारणिक का पहला गुणधर्म ये कहता है कि यदि किसी सारणिक के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दे तो उस सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता था। उस सारणिक का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित। लेकिन आव्यूह में आपने क्या पढ़ा था
कि यदि मैं रो वाला रूपांतरण कर रहा हूं तो शुरू से लेकर आखिरी तक मैं जाऊंगा क्या, रो का ही रूपांतरण कर सकता हूं, कॉलम का नहीं। यदि कॉलम का कर दिया तो वह सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन सारणिक का गुणधर्म ये कहता है कि यदि किसी रो को कॉलम में बदल दे, देखो ये आपका रो एक कॉलम था, 3 4 आपका क्या है, कॉलम है। मैंने इस 3 4 कॉलम को किस में बदल दिया, रो में बदल दिया, या रो को कॉलम में बदल दिया, या रो को किस में बदल दिया, कॉलम में। तो देखो इस सारणी का जो मान आया और इस सारणी का जो मान आया, क्या इनके मान में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब किसी भी सारणी के रो या रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम बदल सकते हैं आवश्यकता अनुसार। दूसरा गुणधर्म ये कहता है कि यदि किसी सारणी की 2 रो या 2 कॉलम को आपस में हम बदल दें। अब 2 रो की बात आई, अब इस दोनों रोओं को आप क्या करिए, जैसे 3 4 है आपका, यही ना 3 4 है, इस रो को आपको क्या करिए, मैंने R1 के जगह पे मैंने क्या किया, R1 के जगह पे R2 के अवयव को लिखा, R2 को कहाँ लिख दिया, R1 के जगह पे, और R2 के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, R1। देखिए यही है ना R1 R2। मैंने R1 के जगह पे किस वाले अवयव को लिख दिया, R2, और R2 के जगह पे किस वाले अवयव को लिख दिया, R1 वाले। जैसे ये समझने के लिए है, लेकिन यदि इसकी एक्चुअली निकाली जाए, मतलब इसको देख करके, तो R2 कहाँ लिखा गया, R1 के जगह पे, और R1 कहाँ लिखा गया, R2 के जगह पे। ऐसे ना, ये R1 के जगह पे हो गया और ये R2 के जगह पे हो गया। तो मैंने क्या किया, इस सारणी के 2 रो को आपस में बदल दिया, अर्थात 5 7 को 3 4 के जगह लिख दिया और 3 4 को 5 7 के जगह लिख दिया। तो इस सारणी का मान क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पहले कोई धनात्मक मिलता होगा तो अब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जैसे मैंने इसका मान निकाला तो 1 आया, अब मैंने 2 रो को आपस में बदल दिया तो मान किस में आ गया, ऋणात्मक में आ गया। दूसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म है जो सवाल लगाने में आपका बहुत सहायक करेगा कि यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान हो जाते हैं तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 के बराबर। जैसे देखो R1 और R2 आपस में क्या है, बराबर है, तो क्या लगाने की आवश्यकता है, नहीं, सारणी का गुणधर्म लगा देंगे तो सीधे मैं क्या लिख सकता हूं, 0। 5 7 35 -35, 0 आ गया कि नहीं, हल करते तभी भी आता है आपका। आपको मैंने 3 गुणे 3 कोट का प्रूफ करके दिखा दिया कि इसका भी मान किसके बराबर आएगा, 0 के। चौथा गुणधर्म ये कहा कि यदि किसी सारणी के रो या कॉलम में कुछ पदों में या किसी रो या कॉलम में एक से अधिक अवयवों के योगफल में लिखा गया है तो उनको हम एक से अधिक सारणिकों के योगफल या अंतर में हम लिख सकते हैं। पांचवा गुणधर्म ये कहा कि यदि किसी रो या कॉलम में कोई एक जैसा अवयव दिखाई देता है, अर्थात तुभनिष्ठ दिखाई देता है, तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूं। छठवां गुणधर्म ये कहता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी संगत अवयव का गुणा करके उनको जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। 6 गुणधर्म समझ में आए। इसी 6 गुणधर्म का प्रयोग हमें इस सारणी में करना है। तो देखो पहला सवाल क्या है, आप लोग लगा सकते हैं। मैंने इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बतला दिया कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट कहता क्या है। जब आप लोग पेपर देंगे सरकारी नौकरियों की, अधिकारी रैंक की या ग्रुप सी के अंतर्गत बड़े बाबू की पदवी की, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सारणी के किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आपस में समान कर देगा और बहुविकल्पी विकल्प में लिख देगा 1 2 0 3, ऐसे 4 विकल्प बना देगा। तो इनके गुणधर्म से सवाल पूछे जाते हैं।
सवाल की बात ही छोड़ दीजिए। देखिए पहला आपका सवाल क्या कह रहा है, पहला जो आपका सवाल दिया गया है 4.2 का दिया है आपका, पहले वाले कॉलम में लिखा है x, फिर क्या लिखा है y, फिर क्या लिखा है z, फिर लिखा है आपका a b c, और दूसरे वाले में क्या लिखा x प्लस a, दूसरे वाले में y प्लस b, और यहाँ तीसरे वाले रो में z प्लस c। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सारणी का मान प्रयोग करके, सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें इसको 0 के बराबर लाना है। जरा एक बार आप विचार विमर्श करिए। मैंने आपके सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करना सिखाया है अभी जस्ट पहले ही। मैंने क्या कहा, यदि किसी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में क्या कर दें, समान कर दे, तो इस डायरेक्ट इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर आपने एक गुणधर्म ऐसा पढ़ा कि किसी रो या किसी कॉलम में एक से अधिक अवयवों के योगफल या अंतर के रूप में लिखा हुआ मिलता है, तो उनको हम एक से अधिक सारणिकों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो 2 सारणिकों में तोड़ लो इसको, तो इसको या करके ऐसा लिखा जा सकता है, या करके क्या लिखा जा सकता है, x y z, दूसरे वाले में a b c। मैंने तोड़ने का कॉन्सेप्ट बताया कि यदि मैं पहले सारणी का यूज कर रहा हूं तो पहला अवयव लूंगा, x y z मैंने ले लिया। अब योगफल के रूप में लिखा तो दूसरे वाले अवयव को लिखूंगा, तो सेम एडजेक्टिव चेक करिए, x y z a b c। अब देखिए दूसरे वाले अवयव को, योगफल के बाद वाला अवयव आ रहा है, तो क्या गया a b c। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर c1 c3 के बराबर है, और यहां पर कौन किसके बराबर है, c2 c3 के बराबर है। तो मैंने कहा यदि किसी भी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम आपस में समान मिल जाए तो इस सारणी का मान क्या होगा, आगे बढ़ा तो क्या मिला प्लस, यहां भी देखो c2 c3 के क्या है, तो इसका भी मान किसके बराबर होगा, 0। तो यहां पर लिखिएगा सारणी के गुणधर्म से, सारणी के गुणधर्म से मैंने इसका मान निकाल दिया। देखो क्या हमें लंबाई कैलकुलेशन करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट मैंने बता दिया इस सारणी का मान कितना होगा। सवाल नंबर है आप लोग दूसरा लगा के दिखाओ, सवाल दूसरा लगा के दिखाओ। दूसरा सवाल आपका क्या दिया है, दिया है a माइनस बी, फिर दिया है आपका b माइनस c, फिर क्या दिया है c माइनस a, फिर क्या दिया है आपका b माइनस c, फिर क्या दिया है c माइनस a, फिर दिया है आपका a माइनस b, फिर क्या दिया है आपका c माइनस a, फिर दिया है आपका a माइनस b, फिर उसके बाद दिया गया है b माइनस c। यही सारणी का मान, और इस सारणी का मान किसके बराबर हमें सिद्ध करना है, 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो मैंने क्या कहा, यदि कहीं किसी सारणी के किसी रो या किसी कॉलम में एक से अधिक अवयवों के योगफल या अंतर के रूप में लिखता है तो उसको हम एक से अधिक सारणिकों के योगफल में तोड़ सकते हैं। तो पहले एक स्टेप ऐसे आगे सोच लो, क्या हमें तोड़ने से इसका मान 0 के बराबर मिल जा रहा है कि नहीं। यदि मैं पहले वाले सारणिक में लिखूं तो a b c, लेकिन यहाँ क्या निकल गया b c a c a b, तो क्या मिलेगा तोड़ने से समान, नहीं मिला। तो इसका मतलब वो वाला गुणधर्म नहीं लगाया जा सकता। और एक महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए कि उसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, कि कब हम एक से अधिक सारणिक में लिखेंगे, जब किसी एक रो या एक कॉलम में कुछ या कुछ पदों में एक से अधिक अवयवों के योगफल या अंतर में देता है
तब ये गुणधर्म अक्सर लगता है कि दो सारणिकों में हम तोड़ के क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो सभी रो में आपका अंतर, सभी कॉलम में आपका अंतर, इसका मतलब नहीं गुणधर्म ये लगाया जा सकता। ये गुणधर्म कब लगेगा तोड़ने वाला, जब कुछ में रहेगा या किसी एक रो या किसी एक कॉलम में रहेगा। ये मैंने इसका ट्रिक बता दिया। अब इसका मान निकालो कि मैं तोड़ नहीं सकता हूं, तो जब आप तोड़ नहीं सकते हैं ना, तो हमेशा आप एक बात याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखना। क्या याद रखना, आप किसी दो अवयव को जीरो के बराबर कर दीजिए। आप किसी भी दो अवयव को क्या कर दीजिए, जीरो के बराबर कर दीजिए। यदि मैं किसी दो अवयव को जीरो ला दूं तो उस सारणी का मान निकालने में आसानी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि किसी भी अवयव में जीरो का गुणा करेंगे तो शेष क्या आ जाएगा, सब जीरो आ जाएगा आपका। तो गुणा करने में, मान भी कैलकुलेशन करने में भी आसान होगा। तो ऐसी विधि आप तभी अपनाइएगा जब आपके सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग अभी किया जाएगा 6 में से। मैंने क्या कहा है, आप जीरो बनाओ। यदि मैं जीरो बनाऊं यहाँ के अवयव को, मैं R1 के लिए ऐसे सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग कर दूं। क्या मैं सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करूं, ध्यान दीजिए। यदि मैं जोड़ दूं, यदि मैं R1 के लिए रूपांतरण करूं, क्या यदि मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं, क्या ये जीरो के बराबर आ सकता है। R1 का अवयव A माइनस बी, R2 का अवयव B माइनस सी, R3 का अवयव C माइनस ए। ये देखो माइनस प्लस आ गया कि नहीं। तो ये सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग ही किया गया है, क्योंकि मैंने बताया है, क्या बताया है मैंने, कि किसी भी सारणिक के रो और कॉलम को आपस में जोड़ भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, या किसी संगत अवयव का गुणा करके जोड़ा घटाया जा सकता है। आई बात समझ में इतना। तो मैंने गुणधर्म का प्रयोग किया, यहां पर लिखना सारणिक के गुणधर्म से, सारणिक के गुणधर्म से, गुणधर्म से। चलिए, तो मैं R1 के लिए रूपांतरण किया हूं, तो जब मैं जोड़ूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, A माइनस बी, B2 के R2 के अवयव को B माइनस सी, R3 के अवयव को C माइनस सी। यहाँ भी B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस R3 का अवयव A माइनस बी, मैंने इसी में उठा के रखा। फिर यहाँ भी R1 ही है, C माइनस A प्लस R2 का अवयव A माइनस बी प्लस R3 का अवयव B माइनस सी। क्या मैंने R2 के लिए R3 के लिए कोई संक्रिया लगाया, नहीं। B माइनस सी, C माइनस A, C माइनस A माइनस बी। यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, A माइनस बी और यहाँ पर B माइनस सी। अब मान निकाल लो आप। ये देखो प्लस माइनस से प्लस माइनस से प्लस माइनस से ए आपके कैंसिल हो गए, ए भी प्लस माइनस से कैंसिल हो गया है आपका। तो क्या निकला है आपका, 0 बी माइनस सी, सी माइनस ए। फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 0 सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0 ए माइनस बी माइनस सी। इतना मान निकला। तो एक बात हमेशा याद रखना कि यदि किसी सारणिक के किसी रो या किसी कॉलम के सभी अवयव 0 आ जाते हैं, 0 के बराबर आ जाते हैं, तो उस सारणी का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के। क्योंकि यदि मैं R1 के सापेक्ष विस्तार कर दूं तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वह क्या देगा, 0 ही देगा। तो हमेशा आप एक हिंट याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, यदि किसी सारणी के
रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि 3 गुणे 3 कोट के सारणी का मान निकालने का तरीका बताया गया। प्लस माइनस प्लस चलता है। पहला अवयव जिस रो जिस कॉलम में आएगा वह बंद हो जाएगा, बाकी का उसी में हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो लग जाएगा कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? सवाल नंबर आप तीसरा लगा के देखो, क्या लगा सकते हैं आप उसको। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या लिखा है। 2 3 5 7 8 9, फिर लिखा है आपका 65, फिर लिखा है आपका 75, फिर आपका लिखा है 86। और बराबर हमें किसके बराबर लाना है? 0 के बराबर लाना है। ध्यान दीजिए आप लोग, ये वैल्यू है ना, जैसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया है 2 गुणे 2 कोट के सारणी का मान कैसे निकाला जाता है, 3 गुणे 3 कोट के सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। तो यदि आप उस नियम से लगाते तभी भी ये 0 के बराबर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी आपका, कि गुणा जोड़ना घटाना आपका लंबा हो जाएगा। तो मैं सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करूंगा। तो मैं जानता हूं कि किसी भी सारणी का मान 0 तभी आता है जब उसके 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या मिल जाए? समान। तो समान बनाओ। तो मैंने यहां पर हिंट लिया कि ये जो C1 का अवयव लिखा गया है 2 3 5, यदि कहीं और 2 3 5 मिल जाए तो उस सारणी का मान किसके बराबर कर सकता हूं? 0 के बराबर कर सकता हूं। लेकिन मैंने दूसरे में ये देखा कि इसमें 2 3 5 मिल ही नहीं रहा है। क्या मिल रहा है? 2 3 5 नहीं मिल रहा है। यदि मैंने तीसरे वाले अवयव में देखा तो ये तो बहुत बड़ी संख्या दे दी। तो यदि किसी सारणिक में ऐसे किसी 2 रो या 2 कॉलम में छोटे छोटे अवयव लिखे गए हों और तीसरे रो या तीसरे कॉलम में या किसी भी कॉलम में का एक बड़ी संख्या दे दी गई हो, तो उस संख्या का गुणनखंड करना और उसको इस प्रकार गुणनखंड करके जोड़ना या घटाना कि पहला वाला कॉलम या दूसरा वाला कॉलम बराबर हो जाए। जैसे ये 65 है, मैं इस 65 को या करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 2 3 5 C1 में कोई परिवर्तन नहीं, C2 में भी कोई परिवर्तन नहीं। मैंने C3 में अब गुणनखंड किया। क्या किया? 7 9 63। यदि मैं 63 में 2 का जोड़ दूं, योग कर दूं 2 का, तो 63 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 65। तो देखो ए भी 65 ए भी 65, क्या इसके मान में परिवर्तन हुआ? सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैं किसी भी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम को आपस में समान बनाना चाहता हूं। तो देखो 2 3 5 यहां भी 2 मिल गया कि नहीं? समान मिल रहा है कि नहीं? तोड़ो फिर। 75 का तोड़ो, 8 9 72। अब 72 में 3 को जोड़ देंगे कितना हो गया? 75। देखो 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया। अब उसी प्रकार 86 को तोड़िए, 9 9 81। 81 में यदि हम 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा? मैंने केवल 65 75 86 के जगह पे रूपांतरण किया है, मतलब एक अवयव से अधिक अवयव के रूप में इस प्रकार लिखा ताकि मान लगाने में सुविधा हो सके और उसके मान में परिवर्तन भी नहीं हुआ। अब आप कर लीजिए तो क्या मिला? 2 3 5 ऐसे मिला ना। अब इसको लिखो 7 8 9। मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 63 और प्लस कितना? 2। 8 9 72 प्लस 3। मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 81 प्लस 5। ये हो गया आपका। अब तोड़ो 2 सारणिकों में। देखो किसी, मैंने कहा था ना कि किसी रो या किसी एक कॉलम में या कुछ अवयवों में एक से अधिक अवयवों के योगफल में देगा, तभी हम 2 सारणिकों में तोड़ने का नियम अपनाएंगे। तो देखो एक ही कॉलम में दिया है कि नहीं? तोड़ दो आप। तोड़ेंगे तो कितना आ गया? 2 3 5 7 8 9।
और यहाँ पर पहला वाला अवयव क्या हो गया 63, 72, 81। और यहाँ पर दूसरे वाले में योगफल लिखो 2, 3, 5, 7, 8, 9। और यहाँ पर क्या चलेगा 2, 3, 5। इतनी बात समझ में आई। मैंने जब दूसरे अवयव की बारी आई दूसरे सारणी तो मैंने कहा योगफल के बाद वाले अवयव को लिखा जाता है दूसरे में, तो मैंने योगफल के बाद वाला 2, 3, 5 लिख दिया। इस सारणी का मान मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं 0 के बराबर कर सकता हूं। आप लोगों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर आपने तो इसको समान बना दिया लेकिन अभी ये देखिए परेशान कर रहा है। तो मैंने क्या कहा यदि किसी सारणी के किसी रो या किसी कॉलम में कोई उभयनिष्ठ मिल जाता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। जैसे 63 में करेंगे 7 9 63, देखो इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, तो प्रत्येक में 9 9 की भाग चली जा रही है कि नहीं। तो मैं 9 को कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो जब मैंने 9 को कॉमन लिया तो बचा क्या 2, 3, 5, 7, 8, 9। और यहाँ पर क्या होगा 7, 8, 9। क्या आपने गुणधर्म में लिया आप लिखेंगे C3 में से 9 उभयनिष्ठ लेने पर। मैंने क्या इसमें गुणधर्म में अपनाया C3 में से 9 उभयनिष्ठ लेने पे कि मैंने कहाँ से उभयनिष्ठ लिया है C3 में से लिया। ऐसा नहीं कि मैंने प्रत्येक अवयवों में से 9 को कॉमन लिया। आव्यूह का गुणधर्म क्या कहता था कि प्रत्येक में यदि प्रत्येक अवयव में कोई एक जैसा समान दिखाई देता था तभी वह बाहर निकलता था, लेकिन सारणिक में किसी एक रो किसी एक कॉलम में उभयनिष्ठ मिल जाएगा तभी भी हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरे वाले अवयव के जगह पे देखो C1 और C3 आपस में क्या आ गए बराबर। तो किसी सारणी के 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान क्या होता है 0। और इसका भी देखो C2 और C3 आपस में क्या आ गए तो इस सारणी का भी मान किसके बराबर हो गया 0 के। तो आपने यूज क्या किया सारणी के गुणधर्म से, सारणी के गुणधर्म से मैंने लगाया इसको 0 के बराबर कर दिया। तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखो 0 के बराबर आ गया कि नहीं। समझ में आया कॉन्सेप्ट कब यूज किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा। कहीं किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो अगला सवाल अब देखो लगा सकते हो कि नहीं।